नमस्कार। गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इसके अंतर्गत आपका फिर से अभिनंदन अभिवादन है। हम आधुनिक हिंदी काव्य विषयक अनेक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और बहुत से प्रतिष्ठित रचनाकार कवि उनकी रचनाओं के संदर्भ में, उनकी काव्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में, भाषा और शिल्प के संदर्भ में हम इस आधुनिक काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महाकवि जयशंकर प्रसाद लिखित बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लहर, जिसके कारण प्रसाद को ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली और उसमें बहुत सी लंबी और छोटी अनेक कविताओं का उन्होंने संग्रह किया। लहर अपने आप में ही जैसा कि प्रतीकात्मक शब्द है, प्रकृति के बहुत निकट है और प्रसाद उसी तरह जैसे बहुत से कवि हिंदी साहित्य में प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, प्रसाद भी उस तरह से प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति के जड़ और चेतन रूप को अपनी कविता, अपनी गद्य रचनाओं का विषय बनाया और उसमें कहीं वो प्रेमानुभूतियों के संदर्भ में, कहीं विरहानुभूतियों के संदर्भ में, कहीं अन्य समकालीन समसामयिक मुद्दों को लेकर, पुरा कथाओं, पुरा आख्यानों को लेकर, पुरा चरित्रों को लेकर, राष्ट्रनायकों को लेकर जिस भी तरह की कविताओं का सृजन प्रसाद करते हैं, उनमें प्रकृति एक रचनात्मक भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। लहर वास्तव में छोटे बड़े गीतों की एक बहुत सुंदर रचना है जो आंसू और कामायनी के बीच खड़ी हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसी तरह प्रसाद के नाम से ही हम जब नाटकों के उद्भव और विकास की बात करते हैं तो एक युग प्रसाद युग नाटकों का हमारे सामने आता है। प्रसाद की लेखनी से जो भी कुछ निस्सृत हुआ, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध आदि हो, उन्होंने अपनी विलक्षण ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का परिचय दिया है। वो सरस्वती के बहुत ही प्रिय पुत्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं के माध्यम से अपनी अध्ययनशीलता का परिचय दिया। वो इतिहासविद भी हैं, इसलिए इतिहास से पात्र और घटनाक्रम निकाल कर लाते हैं। उन्होंने गहन गंभीर भारतीय संस्कृति का, भारतीय मूल्यों का, भारतीय परंपराओं का और भारतीय प्रकृति के वैविध्य का गहन अध्ययन किया, उसे आत्मसात किया और उसे अपनी रचनाओं में पिरो दिया। इसलिए प्रसाद का व्यक्तित्व, प्रसाद का कृतित्व पूरे हिंदी साहित्य में अलग दिखाई देता है। महाकाव्यात्मक रचना कामायनी हो या चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे, अजात शत्रु जैसे नाटक हों, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक हों, ज्वलंत समस्याओं को भी उठाया, अतीत की, भारतीय अतीत की गौरव गाथाओं का यशोगान भी किया, हमारे जो राष्ट्र नायक चरित्र हैं उनको भी अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो आज इसी क्रम में हम लहर
की कविताओं में जो प्रकृति चित्रण है उस पर बात करेंगे। लहर, जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र की लहरें, नदी की लहरें, जल की लहरें, ये लहर अपने आप में, लहर कविता संग्रह की जो पहली कविता है, उठ उठ रही लघु लघु लोल लहर, उसके प्रतीकार्थ को देखें, या कहीं हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, कहीं हिमाद्री के गौरवशाली इतिहास को, उसके उस विराट मस्तक को देखें, और कहीं वाटिका, कहीं उपवन, कहीं पुष्पावली, ये तमाम तरह के प्रकृति के उपादान हैं जो महाकवि प्रसाद को आकृष्ट करते हैं, विमुग्ध करते हैं। इसलिए एक ऐसा काव्य संग्रह लहर हमारे सामने है जिसमें लंबी कविताएं, पैशोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता, ये भी हैं, और उसमें छोटी प्रेम कथाएं, प्रेम गीत भी हैं। तो राष्ट्रीय चेतना की भावनाएं भी उनके गीतों में मुखर होकर आती हैं। कामायनी उनकी एक महाकाव्यात्मक रचना है जो विश्व स्तरीय रचना के रूप में जिसको देखा जाता है। और आंसू उनका एक बहुत सुंदर गीति काव्य है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। ये जो आंसू रचना है, ये ऐसा लगता है कि उनके स्वानुभूत जो जीवन अनुभव है उनका बहुत सुंदर अंकन और चित्रण वो इस रचना के माध्यम से करते हैं। तो कामायनी और आंसू के मध्यवर्ती बिंदु पर हमें लहर रचना दिखाई देती है। और जैसा कि लहर शीर्षक से ही विदित होता है कि प्रकृति चित्रण संबंधी अनेक कविताएं इस काव्य संग्रह में समाहित हैं। वे प्रकृति के चितेरे कवि बनकर हमारे सामने आते हैं। प्रकृति को अनेक तरह से पात्रों के साथ जोड़कर, चरित्रों के साथ जोड़कर और कथ्य और वस्तु के साथ जोड़कर वो अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। लहर को कवि प्रसाद आनंद की लहर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यह आनंद की लहर उनकी वैयक्तिक अनुभूति से भी जुड़ी है और प्रतीकात्मक तथा सांकेतिक भी बनकर हमारे सामने आती है। कामायनी में हम देखते हैं कि प्रसाद चिंता से लेकर आनंद तक की एक सुदीर्घ यात्रा करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वहां लहर का, समुद्र तट का, हिमालय का, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक सघन था, एक तरल था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। तो वो कहीं बर्फ के रूप में, कहीं जल के रूप में, कहीं पर्वत के रूप में, कहीं समुद्र तट पर वह जो विराट विशाल प्रकृति का आनंद वैभव है, कहीं वाटिका के रूप में, तमाम ऐसे सुंदर चित्र उकेरते चलते हैं। वास्तव में लहर हम सब के जीवन को समरसता प्रदान करती है। वो नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो, वो जलधारा कहीं भी प्रवाहित होती है, प्रवहमान होती है, तो आकर्षण उसका विमुग्ध करता है, बांध लेता है। उसी समरसता को प्रकट करने वाली, सरसता को उद्घाटित करने वाली लहरों के संदर्भ में कवि प्रसाद ने जब प्रकृति चित्रण को मुखर होकर व्यक्त किया तो वो कहते हैं, उठ उठ गिर गिर
फिर आती, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती, अपनी तरह सिहर। ये जो प्रसाद की शब्दावली है, उठ उठ गिर गिर, ये जो आवृत्ति है, ये उस भाव को, उसकी सहज गति को हमारे मनोमस्तिष्क पर अंकित कर देती है और एक पूरी बिंबात्मकता के साथ वो प्रकृति को रूपायित करते हैं। प्रकृति चित्रण की परंपरा भारतीय वांग्मय में नई नहीं, बहुत पुरानी है, प्राचीन है। आदिकालीन साहित्य में, भक्तिकालीन, रीतिकालीन साहित्य में और आधुनिक युगीन कविता में या गद्य आदि रचनाओं में, सभी में कवियों ने प्रकृति को अपने अभिव्यक्ति के साथ जोड़कर एक सशक्त माध्यम बनाया। कहीं आलंबन रूप में प्रकृति, कहीं उद्दीपन रूप में प्रकृति, कहीं प्रकृति को ही विषय बनाकर उस पर कविता करने का रचनात्मक प्रयास किया गया। किंतु प्रकृति वस्तुतः है क्या, यह एक विचारणीय और विमर्श योग्य बिंदु है। प्रकृति शब्द का व्यापक अर्थ समस्त प्राकृतिक उपादानों को समाहित करना ऐसा माना जाता है। यानी जो भी प्राकृतिक उपादान हैं, जड़ चेतन में पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सब कुछ, वो सब इसी प्राकृतिक उपादानों के अंतर्गत समाहित होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रकृति विभिन्न आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण और प्रतीक आदि रूप में अभिव्यक्त हुई है। बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति के पीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब ये जो उषा रूपी नायिका, उषा जो है वो प्रातःकालीन वेला है, उसको एक नायिका बनाकर चित्रित करते हैं कवि प्रसाद। तो ये जो मानवीकरण है प्रकृति का, ऐसा लगता है कि वो नदी या झरना नहीं, पर्वत या पहाड़ नहीं, वो तो किसी नायिका और नायक के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में कवि प्रसाद उन्हें देखते हैं। इसलिए जो प्रतीक रूप है प्रकृति का, सिंबॉलिक अर्थ है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण बनकर हमारे सामने आता है। यूं तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हम देखें, प्रकृति चित्रण कवियों का, रचनाकारों का प्रिय विषय रहा है। अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आधुनिक कालीन किसी भी युग के कवि को देखें, सुखमय तारे बहुत अच्छे लगते हैं, चंद्रमा बहुत मोहक लगता है सुखद क्षणों में, संयोग के क्षणों में, लेकिन वही तारे, वही चंद्रमा वियोग के क्षणों में बहुत त्रासद लगता है, बहुत कष्टप्रद लगते हैं। तो प्रसाद उस प्रकृति का बहुत रचनात्मक उपयोग करते हुए चलते हैं और यह पूरे विश्व के साहित्य में हम इस प्रकृति प्रेम को देख सकते हैं। जहां कहीं भी कालिदास ने बादलों को भी दूत बनाया, मेघदूत, तो चाहे संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो और प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य या आधुनिक साहित्य, सभी कवियों ने आवश्यकता अनुसार, कभी कोयल आ जाती है, कभी तोता आ जाता है, कभी मैना आ जाती है, कभी मोर आ जाता है, कभी कबूतर आ जाता है, ऐसे चाहे वो नक्षिक वर्णन हो, रूप वर्णन हो, नायक नायिका भेद आदि हो, आलंकारिक दृष्टि से उपमान आदि की प्रस्तुति हो, वो प्रकृति के जो उपांग उपादान हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रिस्ट मार्टिन ने यह कहा भी है कि यू विल फाइंड माई हार्ट इन द डीपेस्ट ऑफ ओशंस, द हाइएस्ट ऑफ माउंटेन्स, द हाइट्स ऑफ माउंटेन, द
tallest of trees. I am in love with the sun, each star in the sky, this beautiful world and the journey of life. वास्तव में किसी भी देश की भाषा में हम कविताओं को, गद्य रचनाओं को देखते हैं तो प्रकृति के प्रति एक झुकाव, एक समर्पण, एक विमोहिनी शक्ति रचनाकार के मन में प्रकट होती है। साहित्य में प्रकृति चित्रण की अनेक पद्धतियों को हम देख सकते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रकृति चित्रण अलग तरह से दिखाई देता है। उपालंब भी प्रकृति के उपादानों से नायक और नायिका करते हैं और अपने प्रेम आदि संबंधी संदेशों को भी प्रकृति के माध्यम से प्रकट करते हैं। कभी कबूतर चिट्ठी ले जाता है, पत्र ले जाता है, कभी बादल संदेशा ले जाता है। इसलिए ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं प्रकृति चित्रण की, ये साहित्य की शक्ति है। ये साहित्य को जीवंत और पठनीय बनाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह लिखा भी है, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। बहुत सारे रूप हैं प्रकृति के, कहीं विध्वंसक रूप में है, कहीं सृजनात्मक रूप में है, कहीं सहानुभूति के रूप में है, कहीं सहजता और कहीं उग्रता, दोनों तरह से हम देख सकते हैं। तो अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं सूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं मस्त विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र काल या भयंकर रूप में। तो जब नदी में बाढ़ आती है, समुद्र में तूफान आते हैं, तो उसके उस विकराल और भयावह रूप को देखकर हम भयभीत भी होते हैं। और जब भयावह गर्मी और ऊष्मा और ताप का अनुभव होता है तो नदी या समुद्र के तट पर जाकर एक शीतलता का जो, एक आनंद का जो अनुभव होता है, उसको भी इन कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में, अपनी अपनी रचनाओं में बखूबी चित्रित किया है। इसलिए काव्य में प्रकृति चित्रण की अनेक पद्धतियां हमें मिलती हैं। जैसे आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण, इसमें पाठक को साक्षात प्रकृति के दर्शन का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि कवि अब प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण करता है। तो जहां उसे आलम्बन बना लेता है तो वह स्वतंत्र रूप से प्रकृति को चित्रित करता चलता है। और यह आलम्बन और उद्दीपन रूप के जो प्रकृति के दृश्य हैं, ये हम देख सकते हैं कि बहुत सी रचनाओं में, हम कवियों में इनको देखकर अनुभव कर सकते हैं। उद्दीपन रूप में भी और आलम्बन रूप में भी प्रकृति का चित्रण कवियों ने बहुत शक्ति के साथ किया है। प्रकृति भावनाओं को उद्दीप्त करने में सहायक होती है। चांदनी रात को, जब चांद अपने उत्स पर होता है, उस रात को देखकर वियोगियों का दुख और बढ़ जाता है। आलम्बन रूप में पाठक को साक्षात प्रकृति के दर्शन का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि कवि प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण करता है। तो वहाँ प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र रूप में चित्रित होती है और उद्दीपन रूप में वह सहायिका बनकर आ जाती है। अलंकार रूप में भी प्रकृति का प्रयोग, उपयोग कवियों ने प्रचुर मात्रा में किया है। अलंकारों का सहारा लेकर प्रकृति का वर्णन कवि करता चलता है। मानवीय कृत रूप में भी प्रकृति चित्रित है, जैसा अभी हमने चर्चा की, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, उषा ताराघट उषा नागरी। तो जहाँ पर प्रकृति की सजीव रूप में उपस्थिति हो, उसे मानवीय रूप प्रदान किया जाए, वो मानवीकृत रूप कहलाता है। और प्रतीकात्मक रूप में भी प्रकृति को कवियों ने चित्रित किया है। हिंदी में
तमाम भारतीय भाषाओं में हम प्रकृति के इन अनेक रूपों का चित्रण देख सकते हैं। दक्षिण में सुब्रमण्यम भारती को पढ़ें तो भी, मीरा को पढ़ें तो भी, कबीर और जायसी और तुलसी आदि को पढ़ें तो भी, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार। कबीर जब ये बात करते हैं तो माली को, कलियों को, खिले हुए फूलों को, उनका चित्रण वो करते चलते हैं। तो जब कवि अपने भावों को स्पष्ट रूप में न कहकर उनसे प्रतीकों के माध्यम से व्यंजित करता है, उन्हें प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है, तो ऐसे में प्रतीकात्मक प्रकृति रूप हमारे सामने आ जाता है। जैसे सुख के लिए दिन की परिकल्पना करता है, दुख के लिए अंधकार की या रात्रि की परिकल्पना करता है। तो ये जो सिंबॉलिक प्रयोग है, ये जो प्रतीकात्मक प्रयोग धर्मिता है, यह भी कवियों के वैशिष्ट्य को इंगित करती है। कभी कभी प्रकृति उपदेशात्मक रूप में भी हमारे समक्ष आती है। उसका एक नैतिक पक्ष, एक नैतिक रूप हमें विमुग्ध करता है। इसमें नीति और उपदेश के रूप में प्रकृति का वर्णन होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति जो है वो कवियों को एक सहायक उपकरण के रूप में उपकृत करती है। हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की एक सुदीर्घ और सशक्त परंपरा विद्यमान है और वह परंपरा निरंतर विकसित होती हुई, गतिशील होती हुई दिखाई देती है। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद से ही हमें प्रकृति चित्रण की सुखद परंपरा दर्शित होती है या दिखाई देती है। यानी ऋग्वेद में भी प्रकृति चित्रण के बहुत से वर्णन उल्लिखित हैं। उस सुबुद्ध परंपरा को देखकर हम ऋग्वेद को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में समझ पाते हैं। ऋग्वेद में उषा, वरुण, सूर्य, चंद्र, गिरि, सरिता और वन उपवन आदि, इनके बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र कवि प्रसाद ने उकेरे हैं। तो ऋग्वेद में जो प्रकृति का सौंदर्य मिलता है वही प्रकृति सौंदर्य वन उपवन का, सूर्य चंद्रमा का, उषा और वरुण का, ये गिरि और सरिता का, ये प्रसाद की कविताओं में भी आता है। तो इन तमाम बिंदुओं से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रसाद को प्रकृति चित्रण की जो भारतीय परंपरा है, जो वैदिक औपनिषदिक साहित्य में विद्यमान है, उसको वो जानते हैं, उसको वो पढ़ते हैं। मधुबाला ऋतायते मधु क्षारक्ति सिंधव माधवीर्न संतवोषधि माधवीर्न मतोषसो मधुयत्पर्णिमं रजः मधुद्योवस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर मधुमा अस्तु सूर्य माधवीर भोवा भवन्तु न। ये जो संस्कृत साहित्य में महाकाव्यात्मक रचनाओं में या काव्य ग्रंथों में, नाट्य ग्रंथों में प्रकृति का यह जो रूप है, जो विराट रूप है, वो वास्तव में बहुत विस्तार से, बहुत व्यापकता से हमारे समक्ष उपस्थित होता है। वाल्मीकि ने तो रामायण में हेमंत ऋतु का भी बड़ा सुंदर चित्र अंकित किया। हमारे यहाँ षड ऋतु वर्णन का भी, 12 मासा परंपरा का भी निर्वाह कवियों ने कविता के अंतर्गत किया है। हम देख सकते हैं कि कालिदास की कविता हो, जहाँ जो मेघदूत के निर्माता है वो भी ओस बिंदुओं से भीगी हुई हरी घास से युक्त वन भूमि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के पड़ने पर सुशोभित होती है, ऐसा चित्रित करते हैं। प्यासा जंगली हाथी अत्यंत शीतल जल के छूते ही अपनी सूंड को समेट लेता है। कालांतर में संस्कृत साहित्यकारों ने अपनी अनेक रचनाओं में, कृतियों में प्रकृति को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया। यानी प्रकृति उनकी कविता का, काव्य ग्रंथों का एक अनिवार्य अंग बनकर आ जाती है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब के साहित्य में भी प्रकृति को प्रचुर मात्रा में महत्व दिया गया है। तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि जो कवि परंपरा है वो चाहे संस्कृत की हो, चाहे पाली प्राकृत की हो,
अपभ्रंश की हो, जैन साहित्य की हो, या नाथ आदि सिद्धों की काव्य परंपरा हो, सब में जहाँ कहीं भी कवियों को अवसर मिलता है वो प्रकृति को, प्राकृतिक उपादानों को आत्मसात करते हैं, कविता का हिस्सा बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो ग्रंथ परंपरा एक सशक्त, जिसमें पृथ्वीराज रासो, जिसमें बीसल देव रासो, जिसमें परमाल रासो, जिसमें आलाखंड आदि का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक उपादानों का सुंदर और मोहक रूप प्रस्तुत किया जाता है। ये रासो ग्रंथ परंपरा जो एक लंबी परंपरा है रासो काव्य की, उन सब में हम देख सकते हैं कि प्रकृति के प्रति कवियों का एक विशेष आग्रह, एक विशेष मोह रहा है। कुटिल केस सुदेश पो परिचियद पिक्कसद कमल गंध वयसंधि हंस गति चलति मदन मंद गद श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नव स्वाति बुंद अस अमर भवर भ्रमर भवई भुल्लई सुभाव मकरंद बासरस सरस बसंत भल पाबली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप वचन इक भाखिए मुखिते दूरी कुरु धीर। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो प्रकृति चित्रण का एक इतिहास प्रारंभ होता है वो आदिकालीन हिंदी साहित्य से प्रारंभ होता है। वहाँ पर नाथों ने, सिद्धों ने या विद्यापति आदि ने जब चित्रण किया, अमीर खुसरो ने भी बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र प्रकृति के उकेरे हैं। तो हम आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों को देख पाते हैं। और जो पूर्व मध्यकालीन हिंदी साहित्य है, जिसको हम भक्तिकालीन काव्य कहते हैं, उनमें निर्गुण और सगुण धारा, इन दोनों धाराओं में अनेकानेक कवियों ने प्रकृति चित्रण का मनोहारी उद्घाटन किया है। वहाँ भी प्रकृति के प्रतीक रूप को, प्रकृति के उद्दीपन रूप को, प्रकृति के आलम्बन रूप को, इन सभी रूपों को कवियों ने अपनी अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। ज्ञानाश्रयी शास्त्र में कबीर, सुंदर दास, दादू, नानक, इन सब संतों ने प्रकृति उद्दीपन प्रणाली के आधार पर अधिकतम निरूपण किया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा संस्कृत साहित्य से हमें विरासत में मिलती है। दो लागो सादर जलिया पंथी बैठे आई दादी दे न पालवे सतगुरु भया सहाय। इस तरह प्रकृति के प्रति ये जो प्रेम है, ये संस्कृत, हिंदी या पाली प्राकृत अपभ्रंश आदि इनसे होता हुआ हमारे समक्ष पहुंचता है। तो मित्रों, आज इस विषय को अभी यहीं विराम देते हैं। आगे इसी को जारी रखते हुए फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।